Hello everyone. So today date is 20th February and 2024. We are going to solve some PYQs of NEET. तो यहाँ पे हमने जो है मैंने फिजिक्स से रे ऑप्टिक्स EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, केमिस्ट्री में हमारे पास इनऑर्गेनिक का चैप्टर है और बायोलॉजी मतलब कि मतलब कि एक एक दो दो चैप्टर के यहाँ पे फुल सिलेबस ऐसे किसी किसी चैप्टर के भी PYQs यहाँ पे नहीं है। पर्टिकुलर यानी 3 से 4 चैप्टर के PYQs यहाँ पे मैंने ले रखे हैं इसमें। ठीक है, तो सोल्व करेंगे, थोड़ा सा पैटर्न देखेंगे, जैसे रे ऑप्टिक्स है यहाँ पे हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन क्या है, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री। एक रे ऑफ लाइट जो है वो एक प्लेन मिरर के ऊपर इंसिडेंट कर रही है एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ 30 डिग्री। डेविएशन जो ये मिरर प्रोड्यूस करेगा, इस कितनी डेविएशन जो है मिरर प्रोड्यूस करेगा वो यहाँ पे हमसे पूछा गया है। ठीक है, देखो ये रे ऑफ एंगल इंसिडेंट एक प्लेन मिरर के ऊपर इसने इंसिडेंट किया। ठीक है, ये तो आप जानते हो कि ये हमारा प्लेन ऑफ मिरर कितना 30 डिग्री के साथ। ठीक है, ये जब वापस इतना रिफ्लेक्ट बैक अगर होता है, रिफ्लेक्ट बैक तो 30 डिग्री के साथ ही होगा, राइट। और जो ये मिरर है, ठीक है, ये ऐसे जाके ऐसे डेविएट होती है और ये एंगल जो हमारा होगा ये आपको पता है कितना होता है 120 डिग्री का। ये पूरा कितना होता है 120 डिग्री का। ठीक है, ये तो इसमें तो अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो हमें डेविएशन निकालना, डेविएशन का मतलब ये, इससे हम डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू ये क्या हो गया हमारे पास, डेविएशन इसी साइड है, यानी कि डेविएशन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है याद रखोगे, 180 डिग्री माइनस 2i, ये होता है डेविएशन का फॉर्मूला। यानी कि 180 माइनस 2 इंटू आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री, यानी कि हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या आया है 120 डिग्री। ये जो है करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, 180 माइनस 2 इंटू 30 यानी कि डेविएशन इज इक्वल टू 120 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन क्या है फोर्थ। कितना इजी क्वेश्चन था ये, यहाँ पे मैंने पहले ही बना दिया था, हालांकि ये सोल्व करने के बाद हमारा आंसर 30 यहाँ पे था, राइट। एंगल ऑफ इंसिडेंट ये फॉर्मूला जस्ट पता होना चाहिए, इंसिडेंट वाला एंगल तो आपको 30 डिग्री ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इंडेक्स आएगा ग्लास का और वाटर का किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, वो 3/2 4/3 रिस्पेक्टिवली दे रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में कितना होगा, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का और वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में दे रखा है 3/2 एंड 4/3 रिस्पेक्टिवली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में कितना होगा ये पूछा गया है यहाँ पे। फॉर्मूला देखो, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम इससे म्यू से डिनोट करते हैं। अब ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में, वाटर ग्लास अपॉन वाटर, ठीक है, ये आएगा हमारे पास, यानी कि म्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3/2 अपॉन 4/3। सोल्व करेंगे आ जाएगा 9/8, राइट। इसमें सोल्व करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये क्या आ जाएगा इंटू 3/4, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 9/8, दैट्स इट। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया 9/8। कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपको जितने भी फिजिक्स में फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले हैं, एटलीस्ट अगर वो आपको याद है ना तो आप ये समझ सकते हो कि काफी बड़ी महारत आपने हासिल कर ली है। क्योंकि ये देखो इतने मुश्किल चैप्टर रेओटिक्स वगैरह में, इनमें भी जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, काफी सारे, तो अच्छे से फॉर्मूले वगैरह को याद रखें, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। मैं इसका आपको ये बता देती हूँ कहाँ पे आपको इससे रिलेटेड ये फॉर्मूला मिलेगा एनसीईआरटी की बुक में। एनसीईआरटी की क्लास 12th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स को खोलो, वहाँ पे पेज नंबर 228 पे इससे रिलेटेड जो है आपको टॉपिक दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, जब व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम, जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो इसकी जो वेलोसिटी है सेकंड मीडियम में वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। दोबारा समझो, जब एक रे ऑफ लाइट एंटर करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तब इसकी वेलोसिटी जो है सेकंड मीडियम में वो डबल हो जाती है। मैक्सिमम वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस की, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है एंगल ऑफ इंसिडेंस की, सो दैट जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है मे नॉट टेक प्लेस विल बी, वो वहां पे जो है मतलब काम ना कर पाए।
मैक्सिमम वैल्यू बतानी है एंगल ऑफ इंसिडेंस की, दोबारा समझो, सो दैट जो TIR है मे नॉट टेक प्लेस, विल बी, वहां पे ना हो पाए। क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन? यहाँ पे देखो ऑप्शन कटे हुए हैं, मैं बता देती हूँ कौन से ऑप्शन है। 60, 180, थर्ड 90 और डी हमारे पास है 30 डिग्री। ये हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जितना बड़ा आपको ये क्वेश्चन लग रहा होगा उतना ही जो है इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला होता है इसका साइन सी इज इक्वल टू, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, यानी कि म्यू रे, एक ऑब्वियसली एक रेयर मीडियम होगा, दूसरा डेंसर मीडियम होगा। जब दो मीडियम दिए जाते हैं तो साइन सी इज इक्वल टू म्यू रेरियर अपॉन डेंसर। म्यू रेयर क्या होगा, म्यू अपॉन 2, और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, म्यू डेंसर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्योंकि 2 हो गया ना, वो डबल हो गया, तो ये आ गया 1/2। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, साइन हट जाएगा, c इज इक्वल टू साइन रेज टू पावर -1 1/2। साइन 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री। दैट्स इट, ये था आपका क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, डी, 30 डिग्री हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था अगेन ये भी। और ये भी बता देती हूँ कहाँ पे मिलेगा, जो क्लास 12 फिजिक्स की एनसीईआरटी है, पेज नंबर 229 पे ये क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉपर डिस्क ऑफ रेडियस, एक कॉपर डिस्क है जिसकी रेडियस कितनी है 0.1 मीटर, इज रोटेटेड अबाउट इट्स सेंटर। वो जो आप अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है विद 10 मतलब कि 10 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला, यानी कि किसमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 0.1 टेस्ला की, उसमें विद इट्स प्लेन पर, जो उसका प्लेन है वो उसके फील्ड के परपेंडिकुलर है, लाइक दिस। ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी रेडियस ऑफ डिस्क के अक्रॉस, ये यहाँ पे हमें बताना है। क्या बताना है, द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द रेडियस ऑफ डिस्क इज, यहाँ पे ऑप्शन नहीं कट गए थे हमारे पास। ठीक है, क्या आएगा, π/100 वोल्ट सेकेंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है π/1000 वोल्ट, और डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, 0। देखो इसका ईएमएफ का जो वो होता है फॉर्मूला, वो होता है E इज इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वेयर। डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रखना है। आर की वैल्यू हमें दे रखी है 0.1 मीटर, बी मैग्नेटिक फील्ड हमें 0.1 टेस्ला गिवन है, और उसके बाद ओमेगा यानी कि ये दे रखा है, ये 10 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है इसकी 20 पाई एस, ये हमारे पास गिवन है ये भी। ठीक है, तो उसके बाद अब हम अपना पुट कर देंगे सारी चीजें इसमें। E इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0.1 इंटू 20 पाई इंटू 0.1 का होल स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है तो आर का स्क्वायर आएगा। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे सो देन वी विल गेट आवर आंसर π/100। तो कितना इजी क्वेश्चन था, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड, यानी π/100 सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट होगा। देखो एक ऑब्जेक्ट जो है इस प्लेस्ड इन, एक ऑब्जेक्ट को एक कनकेव मिरर के सामने रखा गया। डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का फोकस से कितना है, 10 सेंटीमीटर। मतलब कि डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का फोकस से कितना है 10 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस इमेज का फोकस से कितना है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का जो डिस्टेंस है उससे फोकस से वो अलग अलग है, एक का 10 है और एक का 40 है। देन फोकल लेंथ बतानी है मिरर की कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर, और ये है 30 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे हम अपना न्यूटन फॉर्मूला ऑफ मिरर यूज करेंगे। फ्रॉम न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ मिरर, F इज इक्वल टू क्या होता है, √x इंटू वाई, ये हमारे पास आएगा। F यहाँ पे क्या है, फोकल लेंथ, x क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, y क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस।
यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई दोनों चीजें दे रखी है। जब आपको ऐसे फोकल लेंथ निकालनी हो जस्ट ये फॉर्मूला यूज करोगे। एक्स याद रखोगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है फोकस से, जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है। वाई याद रखोगे इमेज का डिस्टेंस होता है फोकस से, जो कि हमारे पास यहाँ पे 40 सेंटीमीटर गिवन है। सो पुट कर दो एफ इज इक्वल टू √10 इंटू 40 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा √400, यानी कि इसको रूट वगैरह को हटाएंगे तो क्या आएगा 20 सेंटीमीटर। यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है फर्स्ट 20 सेंटीमीटर। कितना इजी था देखो। अब तक हम जितने भी क्वेश्चन किए हैं, हमने 5 क्वेश्चन कर लिए मेरे हिसाब से। पांचों क्वेश्चन में कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी हमने फेस नहीं की है, क्योंकि सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास अभी तक। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अब जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो साथ के साथ मैं फॉर्मूला बता रही हूँ, तो इससे काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है आपकी। तो मेरा मानना ये है कि फॉर्मूले पहले याद होने चाहिए सारे। ठीक है, फिर क्वेश्चन सोल्व करने की टेक्निक वगैरह आगे आगे थोड़ा सा अपने आप ही काम होता चला जाता है। दो ट्रांसपेरेंट मीडिया ए और बी सेपरेटेड बाय अ प्लेन बाउंड्री के द्वारा दोनों ट्रांसपेरेंट मीडिया एक दूसरे से अलग अलग हैं। स्पीड ऑफ लाइट मीडियम ए में कितनी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और मीडियम बी में कितनी है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्रिटिकल एंगल बताना है फॉर विच, जिसके लिए एक रे ऑफ लाइट जो है गोइंग फ्रॉम ए टू बी, वो क्रिटिकल एंगल बताना है जिसके लिए जो लाइट है वो ए टू बी सफर कर रही है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी सफर्स, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि TIR को सफर कर रही है। यहाँ पे ऑप्शन देखो, sin⁻⁻², सेकेंड हमारे पास है sin2/5, थर्ड हमारे पास है sin4/5, डी है sin3/4। ये हमारे पास ऑप्शन है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है ये मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, क्योंकि 2 बार हमारे पास यहाँ पे इससे रिलेटेड आ चुकी है बात। देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की अगर मैं फिजिक्स में बात करूँ तो ये कंप्लीट रिफ्लेक्शन होता है एक रे ऑफ लाइट का एक मीडियम के विद इन सच एज जैसे वाटर और ग्लास फ्रॉम द सराउंडिंग सरफेस बैक इनटू द मीडियम। यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी जैसे कि उससे अपना ग्लास और वाटर है, ठीक है, उनको हम एग्जांपल मान सकते हैं। यानी कि कोई अगर दूसरे मीडियम में एंटर कर गया तो उस दूसरे मीडियम में जाने के बाद भी जिसका पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन हो जाए, यानी वो पूरी रे रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, उसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये याद रखना है बस, और यही होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो है हमारे पास डेफिनेशन भी। एक और इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन बता देती हूँ। फिजिक्स में जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है TIR इज अ फिनोमेना, ये एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें कि जो वेव्स अराइव कर रही है बाउंड्री के ऊपर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जैसे कि फ्रॉम वाटर टू एयर, आर नॉट रिफ्लेक्टेड इनटू, वो सेकंड मीडियम में रिफ्लेक्ट नहीं होती है लेकिन बट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट बैक इनटू द फर्स्ट। लेकिन जो पहले वाला ही होता है इसको हम इंटरनल मीडियम बोलते हैं, उसमें ही पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। इसको बोलते हैं TIR। ठीक है, अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं फॉर्मूलेस वगैरह लगाकर। फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू C, यानी कि एयर अपॉन C मीडियम। ठीक है, एयर और मीडियम का यहाँ पे हमारे पास जिक्र आया है।
सो म्यू ए यानी पहले ए मीडियम की बात करेंगे तो क्या आएगा 3 × 10⁸ यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, ये तो देखो कांस्टेंट रहता है, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है एयर होती है वो आपको याद रखनी होती है 3 × 10⁸ होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, हमेशा याद रखोगे, जरूरी नहीं क्वेश्चन में गिवन हो, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है, एवरी टाइम। मीडियम का हमको दे ही रखा है, कितना दे रखा है 2 × 10⁸, यानी कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1.5। म्यू बी की वैल्यू देख लेंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ, म्यू बी इज इक्वल टू कितना 3 × 10⁸ अपॉन 2.5 × 10⁸, यानी कि ये सोल्व करके आएगा 1.2। ठीक है, अब वही अपना जो साइन सी वाला फॉर्मूला हमने पीछे लगाया था, क्या मैं इसको इरेज कर सकती हूँ, क्योंकि अभी तक आप इसको समझ गए होंगे। जस्ट मैंने फॉर्मूला पुट किया है, दोनों की वैल्यू जो गिवन है वो उसमें पुट की है। अब दोनों की वैल्यूज मैंने निकाल ली है, तो अब आगे देखो, मैं ये फॉर्मूला अपना पुट कर दूंगी यहाँ पे, साइन सी इज इक्वल टू क्या आया था 6/5/3/2, ये आई थी दोनों की वैल्यूज, यानी कि सोल्व करेंगे क्या का, देखो इंटू 2/3, ये आ गया हमारे पास कितना 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है, तो 2 2 जा 4 और 4/5, राइट। तो इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको साइन -1 4/5, ये आ गया करेक्ट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल पहले जैसे, यानी कि थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार जो है क्वेश्चन आते हैं और काफी इजी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ f/2। एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस f/2 पे प्लेस्ड है एक कन्वेक्स लेंस से, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है f है, इमेज विल बी। यहाँ पे बोला देखो, एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक डिस्टेंस f/2 पे रखा गया है, किससे, एक कन्वेक्स लेंस से, इतनी दूरी पे है वो, एट फोकल लेंथ जो कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी है f है। तो इमेज कैसा होगा ये बताना, यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे, जैसे कन्वेक्स लेंस यूज कर दिया हमारे पास यहाँ पे, तो अब उसकी जो है यहाँ पे हमारे पास बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो 1/v इज इक्वल टू, ये फॉर्मूले तो बेसिक आपको पता होगा, -1/f2 इज इक्वल टू क्या आ जाता है 1/f, यानी कि लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2/f आ जाएगा, ऊपर लेके जाएंगे इसको, आ गया 2/f, यानी कि -1/f यहाँ तक आ गया, या हम इसको लिख सकते हैं और v इज इक्वल टू -f सिंपली। अगेन हम जो मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू v/u। v हमारे पास अभी -f आया है, u क्या होता है -f/2, सोल्व करोगे तो आ जाएगा 2, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास आएगा फर्स्ट, एट वन ऑफ द फोकाई वर्चुअल एंड डबल, ये देखो 2 आ गया, डबल इट्स साइज क्या होगी, एट वन ऑफ द फोकाई, एक फोकल लेंथ पे होगी, वर्चुअल होगी और डबल होगी इसके साइज में। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें हमारे पास करेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट जो है प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ f/2 फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, द इमेज विल बी एट वन ऑफ द फोकाई वर्चुअल एंड डबल इन साइज। ठीक है, ये मैंने करके आपको दिखा दिया, फोकल लेंथ हमने निकाल ली है -f, यानी कि एक फोकाई पे, और डबल यानी कि डबल इट साइज यानी 2 से हमने इस बात की भी पुष्टि कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल ऑफ एन एसी जनरेटर, नंबर ऑफ कोयल्स एक एसी जनरेटर की कोयल में कितनी है 5000 है। ठीक है, एरिया ऑफ कोयल कितना है 0.25 मीटर स्क्वायर है। तो जो कोयल है वो रोटेट कर रही है एट अ रेट ऑफ 100 साइकिल्स पर सेकेंड, इस रेट के साथ वो रोटेशन कर रही है एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कितना 0.2 वीवर पर मीटर स्क्वायर वाले रीजन में। पीक वैल्यू ईएमएफ जो जनरेट करेगा इज नियरली, वो कितनी होगी ये पूछा गया। 4 ऑप्शन है, खैर ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखो फॉर्मूला होता है E0 इज इक्वल टू यानी EMF ω/NVA, ये जनरेटर के केस में ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे होता है। ये जानते हो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ओमेगा का 2πf होता है, राइट, NVA, ये हमारे पास फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। अब सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है, 2 × पाई की वैल्यू 3.14 होती है, आपको पता होगा अब तक,
इंटू फ्रीक्वेंसी 100, राइट, इंटू यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स कितने 5000 दे रखे हैं, इंटू b यानी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितनी दे रखी है 0.2, एरिया कितना दे रखा है 0.25। जब इन सारी वैल्यूज को आप सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 157 किलो वोल्ट। ये आ जाएगा हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट आंसर आ गया। और अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक से रिलेटेड जनरेटर वाला जो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी के बुक में देखना, तो मैं बता देती हूँ। जो फिजिक्स 12th की फिजिक्स है, फिजिक्स एनसीईआरटी, उसमें पेज नंबर 225 पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। कितने पे 225 पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन था ये भी। टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज गिवन है। जो टर्न रेशियो है किसकी, ट्रांसफॉर्मर की, वो कितनी है 2:3। अगर करंट जो है प्राइमरी कोइल के थ्रू वो 3 एम्पियर है, 10 कैलकुलेट करना है करंट लोड रेजिस्टेंस के थ्रू। जो टर्न रेशियो है ट्रांसफॉर्मर की इज गिवन एज 2:3। अगर करंट जो है प्राइमरी कोइल के थ्रू वो 3 एम्पियर है, 10 कैलकुलेट करना है करंट लोड रेजिस्टेंस के थ्रू, कितना होगा, एज IP अपॉन IS, यानी प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी करंट, ये हमारे पास होगा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है इसका, NS अपॉन प्राइमरी। सेकेंडरी और प्राइमरी दो कोयल होते हैं किसमें, ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है। तो करंट इन प्राइमरी अपॉन करंट इन सेकेंडरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। दैट इज फॉर्मूला हमारे पास। अब इसके अनुसार हम अपना पुट करेंगे, प्राइमरी में कितना था 3 और सेकेंडरी का हमें पता नहीं, इज इक्वल टू, अब ये टर्न दे रखी है हमें कितना 3/2, ये गिवन है, यानी IS की वैल्यू अब इजीली आप निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, 2 एम्पियर ये आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये नहीं, ये आएगी, ठीक है, ये कट गया। IS इज इक्वल टू 2 एम्पियर। कितना इजी क्वेश्चन था, थर्ड ऑप्शन। फॉर्मूले पता होना चाहिए, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करके बस फॉर्मूला बनाना चाहिए। ये भी आपकी क्लास 12th फिजिक्स के एनसीईआरटी में पेज नंबर 259 पे आपको इससे रिलेटेड टॉपिक कंसेप्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो फिगर आपको दिख रही है इसमें जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होगी कोयल में वो कितनी होगी। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 0, सेकंड है इन्फिनाइट, थर्ड है 25 जूल्स, और फोर्थ हमारे पास कितना है, नन ऑफ दिस। तो देखो क्या आएगा करेक्ट आंसर। I इज इक्वल टू, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन आर, रेजिस्टेंस यानी वोल्ट मीटर, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रजिस्टर, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना है 10 है, राइट, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है, करंट आ गया कितना 5 एम्पियर, करंट हमने निकाल लिया, बहुत इजी था, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। I इज इक्वल टू V अपॉन आर फॉर्मूला होता है, और V हमको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके पास कहीं पे भी क्वेश्चन में ये चीज आ जाए कि मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड बतानी है, उसका फॉर्मूला सिर्फ एक ही होता है, U इज इक्वल टू हाफ LI²। ये फॉर्मूला होता है और ये आपको याद रखना है। U इज इक्वल टू हाफ इंटू, जहाँ पे भी हेनरी दिख जाए पीछे समझ लेना सेल्फ इंडक्शन हो सकता है, म्यूचुअल हो सकता है, कैसा भी, लेकिन वो L को रिप्रेजेंट करता है। L का मतलब होता है इंडक्टेंस, एल का मतलब क्या होता है इंडक्टेंस। तो फॉर्मूले में जब भी है तो यहाँ पे कितना दे रखा है 2 इंटू, अभी आई हमने निकाला है कितना 5, और यहाँ पे स्क्वायर है तो 5 से कितना हो गया 25, 2 से 2 गया यानी कि 25 जूल करेक्ट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। बस स्टेप थोड़ा सा ध्यान रखना था आपको, सीरीज कैसे होगी। यहाँ पे आपको ये पता होता है ना कि इसका फॉर्मूला क्या, मैं बताती हूँ बेसिक बात। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला अगर आपको पता होता है U इज इक्वल टू हाफ LI², तो आपको पता होता है कि भाई L हमारे पास गिवन है, I निकालना है, फिर I का फॉर्मूला क्या होता है V अपॉन आर, V भी गिवन है, R भी गिवन है, I निकल गया, फॉर्मूले में पुट कर दिया, आंसर आ गया 25 जूल, ठीक है। यही क्वेश्चन था हमारे पास। ये जो है 12th क्लास के एनसीईआरटी के 222 पेज नंबर पे जाके आप इस टॉपिक को चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास क्या है, CO बॉन्ड लेंथ इन इज लॉन्गेस्ट इन, कार्बन ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बतानी है, ऑक्सीजन इन चारों में से किस में होगी।
पहला ऑप्शन हमारे पास ये दे रखा, सेकंड थर्ड क्रोमियम, फोर्थ टाइटेनियम, ये दे रखे हमारे पास, ठीक है। मैंगनीज, क्रोमियम, वेलिडियम, टाइटेनियम, ये दे रखा है। तो देखो, बॉन्ड लेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। याद रखोगे ये चीज, जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। और बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बैक डोनेटिंग टेंडेंसी, जो मेटल के एटम या आयन की डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, उसके ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर। तो अमंग गिवन कॉम्प्लेक्स, जो हमें यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स दे रखी है चार, जो टाइटेनियम है उसके पास हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होती है। किसके पास? टाइटेनियम के पास हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होती है, ठीक है। अगर इसके पास हाईएस्ट जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है, यानी ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शन था, ठीक है, डोनेटिंग टेंडेंसी थी, तो यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, याद रखोगे आप, ठीक है। तो अगर ये जो है ज्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, कम हो जाएगा। अब बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन अल्टीमेटली क्या आ गया, फोर्थ आ गया। ये रिलेशन याद रखना है थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ का। बॉन्ड लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के। अब टाइटेनियम की जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है वो हाईएस्ट है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम होगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा तो अल्टीमेटली बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इसकी लॉन्गेस्ट होगी, बस। नेक्स्ट हमारे पास है जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की, Na4, इन Na4 इसमें FeCN5NO तो बतानी है कितनी है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है आयरन की कितनी होगी इसमें। करेक्ट ऑप्शन है +2। +2 जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। Fe के ऊपर आपको वैसे ही पता होगा जनरल केस में आयरन के ऊपर +2 चार्ज होता है, राइट। इसके ऊपर यहाँ पे देखो Na के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, एक सिंगल चार्ज होता है। और ये जो इसका 4 है ये यहाँ पे इसके कॉम्प्लेक्स के ऊपर, होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर जाके चार्ज के तौर पे वहां पे चला जाएगा, ठीक है। तो Fe के ऊपर कितना होगा, +2 होता है ये चार्ज, आप इसको याद भी रख सकते हो एज इट इज। अच्छा ये रिपीट ही क्वेश्चन हो रखा है तो +2 है। करेक्ट फॉर्मूला बताना है डाई अमाइन डाई क्लोरिडो डाई साइनेडो क्रोमेट 3 का क्या होगा। करेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे हमें बताना है इसका। देखो ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं पा रहा है और इसका करेक्ट भी फोर्थ है, लेकिन यहाँ पे अब हम लिख के देख लेंगे इसको। डाई अमाइन डाई क्लोरिडो डाई साइनेडो क्रोमेट 3। सबसे पहले बाहर हम क्रोमेट को लेते हैं, राइट, जो ये बाहर है। फिर यहाँ पे डाई क्लोरिडो, क्लोरिडो का मतलब वो क्लोरीड बाहर होगा इससे, ठीक है, ब्रैकेट से। अंदर हमारे पास क्या है, डाई साइनेडो, डाई क्लोरिडो डाई साइनेडो, यानी कि 2 साइनाइड है CN2। उसके बाद यहाँ पे क्या है, डाई अमीन, यानी कि 3 अमीन है, कितना आएगा, NH3, ठीक है, सॉरी 3 नहीं 2 अमीन है, NH3 अमीन होता है और 2 है तो डाई के लिए यानी कि 2। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3 नेगेटिव, तो यानी नेगेटिव चार्ज ये रहा, बस बेसिकली ये हमारे पास जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चाहो तो आप इसको एग्जैक्ट ऐसे ही याद भी रख लेना, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका फोर्थ आएगा हालांकि हमारे पास। फिजिक्स एनसीईआरटी पेज नंबर 126 पे चेक कर लो, इस टॉपिक को वहाँ मिल जाएगा आपको।
पे हमारे पास क्रोमीन, क्लोरीन बाहर, यहाँ पे साइनाइड, ये अमाइन हो गया और नेगेटिव जो है पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटेड मेटल आयंस हैज द हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म। यहाँ पे पूछा गया कौन सा इक्वेटेड मेटल आयन के पास हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म होगा। पैरामैग्नेटिज्म का मतलब होता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। एक होता है डायमैग्नेटिज्म टर्म होता है, एक पैरा। डायमैग्नेटिक का मतलब होता है जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सारे, और पैरा का मतलब होता है जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ठीक है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पे गिवन है, तो देखो हम इन सब का देख लेंगे। इसके पास जो है ये फर्स्ट वाले के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दूसरे वाले की आप बात करोगे जब इसको सोल्व करके, तो इसके पास है 4, यहाँ पे इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जिंक के पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या आएगा? सेकंड, 4, 4 यानी Fe, ये वाला जो है आयरन वाला, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। इसकी जो इसके पास जो पैरामैग्नेटिज्म है वो हाईएस्ट है। आप इसको एज इट इज याद भी रख सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसा कोई आ जाए तो आपको एकदम से पता हो, सोल्व करने की झंझट ना रहे। जो मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स है गिवन बाय आर इन द ऑर्डर, इस ऑर्डर में दे रखा है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट्स कॉम्प्लेक्स है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले होता क्या है, उस फॉर्मूले की मदद से निकालते हो। म्यू इज इक्वल टू रूट एन इंटू एन प्लस 2, ये फॉर्मूला होता है। मैग्नेटिक मोमेंट बोल सकते हो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोल सकते हो, जैसे भी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का। इस फॉर्मूले को के अनुसार आप सारी वैल्यूज को पुट करके देख सकते हो कि किसका किस ऑर्डर में क्या आया है। जैसे इसका जो म्यू की वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो इसकी आएगी 0, ठीक है। सेकेंड वाले की हमारे पास √3, इसकी आ गई √15, और इसकी आएगी √24, ठीक है। यानी कि जो ऑर्डर है मैग्नेटिक मोमेंट का वो क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऑब्वियसली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट कॉमन बिटवीन, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है कॉमन नहीं है इन दोनों के बीच में, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करूँ, उसमें क्या होता है, देखो दोनों स्क्वायर कॉम्प्लेक्स है, तो ये तो दोनों में कॉमन है, दोनों ही कैसे हैं? स्क्वायर कॉम्प्लेक्स हैं। हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ अगर सेंट्रल मेटल आयन की, तो इनकी दोनों की कैसी है? sp2 है। उसके बाद मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करूँ तो देखो इसका जो है कॉपर वाले का, ये है पैरामैग्नेटिक, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। निकल वाले की बात करूँ, ये होता है डायमैग्नेटिक, ये कैसा होता है? डायमैग्नेटिक होता है। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं? 0। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा? मैग्नेटिक बिहेवियर, क्योंकि दोनों का वो अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है जिसके पास हाईएस्ट वैल्यू ऑफ CFSE होगा, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो हमारे पास होती है, तो कौन से के पास ज्यादा होगा ये पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन इसका फोर्थ है। जो Pt2 पॉजिटिव होता है इसमें, वो सराउंडेड होता है 4 स्ट्रोंग NH3 अमाइन के लिगेंड से, और ये काफी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। NH3 को स्ट्रॉन्ग लिगेंड माना जाता है, तो इसकी जो है CFSE की वैल्यू जो है वो हाईएस्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन कंपाउंड इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इसमें से कौन सा होगा वो बताना है। करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, क्रोमियम वाला। क्रोमियम का क्या होता है? D2sp3 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे जिंक में बात करूँ, जिंक का जो है ये प्रेजेंट होता है 3D10 में, और ये स्कैंडियम की अगर मैं बात करूँ स्कैंडियम की, तो ये होता है 3D0 में प्रेजेंट होता है। और ये कोबाल्ट की अगर बात करी जाए तो ये 3D6 यानी वीक फील्ड लिगेंड, वीक, कोबाल्ट हमेशा वीक फील्ड लिगेंड में ही आता है वैसे, इज प्रेजेंट।
यानी कि जो पेयरिंग नहीं कर पाता अच्छे से। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है CuNH36Cl3 की वो कितनी है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पूछी गई है यहाँ पे कितनी होगी। करेक्ट ऑप्शन होता है, ये वैसे याद रखने वाली चीज़ है डायरेक्ट, मतलब -2.4 इसको होती है। देखो CFSC जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए होती है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, उसके केस में हमेशा हमारे पास क्या होती है, ये -2.4 डेल्टा नोट प्लस 2p ये होती है। ठीक है, एक याद रखने वाली चीज है, जब आपके पास ऐसा कुछ दे रखा हो स्ट्रॉन्ग या फिर इसके प्लेस पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दे रखा हो, तो उसके केस में भी जो CFSC की वैल्यू होती है यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू वो -2.4 डेल्टा नोट ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है मेटल कैटाइन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। जो मेटल कैटाइन हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है इज ऑल्सो प्रेजेंट इन, वो और कौन से में प्रेजेंट होता है। करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। अब देखो हीमोग्लोबिन कंटेन करता है क्या, आयरन के मेटल, आपको पता है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Na2FeCN5NO, ये होता है हमारे पास। और सिस्प्लेटिन में अगर मैं बात करूँ, ये इसमें क्या होता है PTNH3 2Cl2, ये इसका होता है। विटामिन B12 की बात करी जाए, ये एक कोबाल्ट का मेटल होता है। ठीक है, और क्लोरोफिल की बात करी जाए तो इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम मेटल होता है। तो अल्टीमेटली करेक्ट ऑप्शन मैंने बता दिया और इन तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो फास्टर होता है इकोसिस्टम में ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट। देखो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है वो इकोसिस्टम में एक फास्टर रेट पे काम करता है कुछ फैक्टर्स के कारण, लेकिन इसमें से एक फैक्टर जो है उसका ठीक नहीं है, वो फैक्टर बताना है। डेट्रिटस रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, ये जो है इनकरेक्ट है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन फास्टर इन इकोसिस्टम ड्यू टू, ये गलत हो गया। डिकम्पोजिशन रेट जो है स्लो हो जाता है अगर डेट्रिटस जो है लिग्निन और काइटिन में रिच हो, यानी ये स्लो हो जाएगा, ये फास्ट नहीं होगा उस कंटेक्स्ट में। हाँ, डेट्रिटस रिच है शुगर में, ठीक है, वो मैन मोस्ट इन्वायरमेंट बिल्कुल ठीक है। नबी वगैरह का जो एरिया होगा तो वहाँ पे तो ये फंगी वगैरह फुई वगैरह बोलते हैं हम लोकल लैंग्वेज में भी, आपको पता है। डिकम्पोजिशन होता है बेसिकली वो प्रेशर ऑफ एरोबिक माइक्रो, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो माइक्रोब्स एक्ट करते हैं उनके प्रेशर के कारण, बिल्कुल ठीक है। एक इकोलॉजिकल पिरामिड में क्या होता है ये पूछा गया है। फूड चेन, फूड वेम, अकोमोडेटेड। अकोमोडेटेड का मतलब होता है इकट्ठा होना, इकट्ठा कहाँ से क्या होगा, गलत है। डेट्रीवोर्स ऑक्यूपाई, बिल्कुल गलत है। टॉप मोस्ट पोजीशन पे डेट्रीवोर्स होते ही नहीं है। सेप्रोफाइट प्लेस्ड आर प्लेस्ड एट ऑल ट्रोफिक लेवल्स, नहीं। द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर, बिल्कुल ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है। तो देखते ही समझाने की जरूरत नहीं है कि इकोलॉजिकल पिरामिड में आपको पता है जो बेस टिपिकली रिप्रेजेंट करता है किसे, प्राइमरी प्रोड्यूसर को, जैसे प्लांट हो गए, एल्गी हो गए, राइट। ये क्या बताने की आवश्यकता थी, बिल्कुल नहीं। ट्रॉपिकल वन T1 लेवल पे। तो यहाँ पे जो है अगर आप चाहो इसको चेकआउट करना तो बायोलॉजी क्लास 12th की बायोलॉजी में पेज नंबर 212 एंड 214 पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज प्राइमरी कंज्यूमर ओनली, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी कंज्यूमर जो है कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है वो बताना है। फाइटो, ग्लास, वो ग्रास और वोल्फ, गलत है। ग्रास ग्रासहोपर, जू प्लैंक्टन्स, काउ, ग्रासहोपर, सारे प्राइमरी कंज्यूमर है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। देखो जू प्लैंक्टन्स, काउ, ग्रासहोपर प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर फीड करते हैं, ऑब्वियसली। ठीक है, जू प्लैंक्टन क्या होते हैं, ये फीड करते हैं फाइटो प्लैंक्टन यानी कि प्लांट्स वगैरह पे, जहाँ वेयर एस काउ और ग्रासहोपर फीड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। काफी इजी क्वेश्चन था ये भी। सेलेक्ट द ओड वन विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमस, ह्यूमस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे ओड वन बताना है कौन सा है। डार्क कलर्ड होता है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। माइक्रोबियल एक्शन के रेजिस्टेंस होते हैं। न्यूट्रिएंट रिच इज नॉन कोलोइडल, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी आएगा। ह्यूमस कोलोइडल होता है नेचर में,
कोलोइडल होता है नेचर में और एज अ रेसिवियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स सर्व करता है, बहुत बल्क में न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चूज द करेक्ट मैच, करेक्ट मैच यहाँ पे चूज करना है, कौन सा होगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज इन्वर्टेड, गलत है, ऑलवेज अपराइट, अपराइट होता है, यानी कि ठीक है। 10% का रूल आपको पता ही होगा क्या होता है कि हर एक लेवल पे जो है 10% एनर्जी का लॉस होता रहता है। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ नंबर ऑलवेज अपराइट, ये भी गलत है, हमेशा अपराइट नहीं होता पिरामिड नंबर का, इन्वर्टेड भी हो सकता है। अब ज़रूरी थोड़ी है, जितनी मतलब पॉपुलेशन में जो है बच्चे बूढ़े वगैरह सबकी एक सीरीज में चल रही है, हो सकता है किसी टाइम बच्चे की पॉपुलेशन ज़्यादा हो, किसी टाइम ओल्ड एज यानी सीनियर सिटीजन्स की ज़्यादा हो। पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। देखो पिरामिड जो होता है एनर्जी का हमेशा अपराइट होता है, पिरामिड नंबर का जो है ग्रास लैंड में वो अपराइट होता है। अगर यहाँ पे सिर्फ ग्रास लैंड दिया होता है ना, यानी कि ग्रास लैंड में क्या होता है सबसे ऊपर ट्रीज आते हैं, ठीक है। देखो नीचे सबसे पहले बिल्कुल छोटे छोटे पौधे हर्ब्स आ गए, फिर श्रब्स आ जाएंगे, फिर ऊपर अच्छे खासे ट्रीज आ जाएंगे, तो ये होता है अपराइट। अगर ग्रास लैंड में बात करी जाती तो ठीक है, तो अपराइट होता है इसमें, अदरवाइज इन्वर्टेड भी हो सकता है। पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करी जाए, हाँ ये पिरामिड ऑफ नंबर की बात करी जाए तो इन्वर्टेड नहीं, अपराइट होता है, ठीक है। पिरामिड जो जो नंबर होता है मे बिकम इन्वर्टेड इन द इकोसिस्टम में, जो है नंबर पिरामिड का जो है कैसा हो सकता है, इन्वर्टेड हो सकता है। और इट मे बिकम स्पाइंडल शेप, या फिर स्पाइंडल शेप का भी हो सकता है। जो पिरामिड होता है बायोमास का एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो जनरली इन्वर्टेड ही होता है, यानी कि दोनों चीजें दे दी, अब अपराइट भी हो सकता है इन्वर्टेड भी हो सकता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, अ मच लार्जर फ्रैक्शन एनर्जी का फ्लो करता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में थ्रू, एक बहुत बड़ा फ्रैक्शन एनर्जी का टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फ्लो करता रहता है, किसकी मदद से। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डेट्रिटस फूड चेन, याद रखोगे एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एक मच लार्जर फ्रैक्शन जो है एनर्जी की फ्लो करती है डेट्रिटस फूड चेन के थ्रू, ठीक है। एक मतलब इस क्वेश्चन को आप एज इट इज याद रखो, ऐसे आ जाए कि लार्ज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी किसके थ्रू फ्लो होती है, DFC के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे डेट्रिटस फूड चेन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम होता है वो इन्वॉल्व करता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स एक्सेप्ट, किसको छोड़कर। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास होता है गिफ्ट, फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब आप सोचोगे ये कैसे, अब मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ इस क्राइटेरिया को। देखो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में ओवा जो होता है, ओवा यानी ओवम, वाइफ का या फिर किसी भी डोनर का, यानी ऑब्वियसली फीमेल की बात हो रही है, और स्पर्म किससे, किसी भी हस्बैंड या डोनर से यानी मेल का कलेक्ट किया जाता है, दोनों को कलेक्ट किया जाता है और इंड्यूस कर दिया जाता है, यानी एक साथ उनका जो है मिला दिया जाता है उनको, टू फॉर्म क्या बनाने के लिए, एक जायगोट बनाने के लिए, अंडर साइमुलेटेड कंडीशन। लेबोरेटरी में ये पूरा प्रोसेस अंडरगो होता है, ठीक है, साइमुलेटेड कंडीशंस के अंडर। अब ये जायगोट बन गया, अब जो ये जायगोट है या इसको हम बोल सकते हैं अर्ली एम्ब्रियोज, अर्ली एम्ब्रियोज या जायगोट का क्या मतलब है, विद अप टू, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ अभी तक 8 ब्लास्टोमर्स ही बने हैं, 8 ब्लास्टोमर कुड देन बी ट्रांसफर्ड इनटू, उसको फिर हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं जिफ्ट, यानी कि जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। और एम्ब्रियो जिसके 8 से ज्यादा अगर ब्लास्टोमर बने हैं तो उसको हम IUT यानी कि यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, जिसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर टू कंप्लीट इज फर्दर डेवलपमेंट। जो एम्ब्रियोस फॉर्म्ड होते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विवो का मतलब होता है फ्यूजन गैमेट्स का और फीमेल गैमेट का, मतलब कि विद इन अंदर ही जो होना। इन विट्रो होता है लेबोरेटरी में जो प्रोसेस होता है, इन विवो होता है जो बॉडी के अंदर हो। तो एम्ब्रियोज जो इन विवो फर्टिलाइजेशन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं उनको हम ऑल्सो कुड बी यूज फॉर सच, मतलब ऐसे ट्रांसफर के लिए उसका भी यूज किया जा सकता है, टू असिस्ट दोज फीमेल, उन फीमेल्स को असिस्ट करने के लिए जो कि कंसीव नहीं कर सकती। तो तीनों हमारे पास ठीक है, गिफ्ट जो है इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन मेल टेस्टिस इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड, ये तो डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। 250 से 750 या 250 से 750 जो है इसका नंबर होता है। तो 250 से 750, इसमें समझाने की कुछ जरूरत नहीं है, याद रखना। टेस्टिस जो होते हैं उनके पास अबाउट 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। हर एक लोब्यूल जो है कंटेन करता है 1 से 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबल, जिसमें कि स्पर्म क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज आर सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा के थ्रू, प्लेसेंटा यानी कि प्रेग्नेंट फीमेल में ही होगा प्लेसेंटा, कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं उस दौरान, तो करेक्ट ऑप्शन है चारों ही होते हैं, एचसीजी, एस्ट्रोजन, एचपीएल, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन बोला जाता है। स्पेशली देखो प्लेसेंटा जो है वो सर्व करता है सीक्रेट करता है सेवरल हार्मोन, जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये जो एचसीजी होता है इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक तक रहेगा बीच में, ठीक है। और एचपीएल का क्या होता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो चारों ये क्या करता है, सीक्रेट करता है। करेक्ट ऑप्शन फोर्थ है। जो लेटर फेज होता है प्रेगनेंसी में, उसमें एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सिन, वो सीक्रेट होता है ओवरी के द्वारा, ठीक है। कौन सा, रिलैक्सिन, जो कि डिलीवरी वगैरह के टाइम पे ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं स्पेशली। तो यहाँ पे क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका आ गया फोर्थ वन। इसी के साथ जो हमारे नीट के क्वेश्चंस थे मैं आपको करा रही थी, ये हमारे फिनिश हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छे से मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की इनके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।